Hello students, welcome to Expansion Path Academy, day 17 of your economics domain classes. So students, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट कराया था, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपने 11th स्टैंडर्ड में फॉर श्योर अपने पास प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन का तो कंप्लीट किया होगा, लेकिन CUET के अंदर आपके पास लॉन्ग रन और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी आएगा। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में होने वाले एक फिनोमेना की, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। देखो, बहुत सिंपल है। लॉन्ग रन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, पहले तो हम इस बात को क्लियर कर लें। लॉन्ग रन वो फिनोमेना है जिसमें एक प्रोड्यूसर के पास इनफ टाइम होता है जहां पे वो जितने भी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। शॉर्ट रन में मैंने आपको क्या समझाया था, मान लो कि भाई आपकी एक फैक्ट्री है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट्स पर डे की है। कोई पर्सन आपके पास आए और आपको आके बोले कि 5 दिन में मुझे 10,000 यूनिट्स बना करके दो। अब टेक्निकली 5 दिन में तो आप सिर्फ 5000 बना सकते हो, बट रिक्वायरमेंट कितने की है, 10,000 की। नाउ दिस वाज शॉर्ट रन, क्योंकि 5 दिन के अंदर आप अपना मशीन अपग्रेड नहीं कर सकते, आप नई लैंड नहीं ला सकते, नया कोई एंटरप्रेन्योर नहीं ढूंढ सकते। तो यू वर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन कि आप अपना लेबर चेंज कर लो, या फिर अगर मैं लेबर की जगह अपने इनपुट्स को लेके चल रहा हूँ तो मैं अपने इनपुट को चेंज कर लूँ। बट अब वहीं आप मान के चलो कि आपकी 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है पर डे की। कोई पर्सन आपको बोले कि मेरे को 10,000 शर्ट चाहिए, लेकिन मुझे तो 2 महीने में चाहिए। अब ये 2 महीने में 10,000 शर्ट, इसके हिसाब से आप बना कितनी सकते हो, आप बना सकते हो ऑलमोस्ट 60,000। रिक्वायरमेंट कितने की है, सिर्फ 10,000 की। नाउ दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन, जहां पे प्रोड्यूसर के पास करंट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इनफ टाइम होता है। तो इस वजह से प्रोड्यूसर लॉन्ग रन में क्या कर सकता है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। मतलब प्रोड्यूसर अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता है अपने आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए। तो इसी लॉन्ग रन के फिनोमेना को पढ़ने के लिए हम किसको स्टडी करते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। अब ये रिटर्न्स टू स्केल कैसे, आप याद करो, शॉर्ट रन में आपने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मींस रिटर्न्स टू अ फैक्टर, है ना, कि एक फैक्टर को चेंज करके रिटर्न्स कैसे वेरी करेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर मैं अपने सारे फैक्टर्स को एक प्रोपोर्शन में चेंज करता हूँ तो मेरा आउटपुट प्रोपोर्शनेटली कितना चेंज होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिटर्न्स टू स्केल क्या पढ़ रहा है कि अगर मैं अपने सारे फैक्टर्स को एक प्रोपोर्शन में चेंज कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरा जो आउटपुट है वो कितना प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल। होपफुली मीनिंग आपको समझ में आओगा। चलो एक बार डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, फिर इसके स्टेजेस की बात करेंगे। सो एज पर द डेफिनेशन, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, नो फैक्टर इज फिक्स्ड। वो कह रहे हैं लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, एक भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। मीन्स अकॉर्डिंगली द स्केल ऑफ प्रोडक्शन can be changed by changing the quantity of all factors of production। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे स्केल को चेंज कर सकते हो। कैसे, अगर आप प्रोपोर्शनेटली अपना लेबर और कैपिटल चेंज करो तो आप पूरा स्केल जो अपने प्रोडक्शन का है वो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एज पर कुछ से यानी अब कुछ ना जो डेफिनेशंस होती हैं उन पे हमें फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा 1 मार्क का क्वेश्चन में आपके इवन 11th और 12th ड्यूरेशन में भी कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं और बाद में ही पूछते हैं कि बताओ ये कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है। तो इसलिए हमें याद रखना है, कुछ से आने से एक इकोनॉमिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कहती है, द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंजेस इन आउटपुट, राइट, as all factors change by the same proportion। अगर मैं सारे फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में चेंज करता जाऊं, राइट, जो भी प्रोपोर्शन में डिसाइड किया उसी प्रोपोर्शन में अगर हम चेंज करते जाएं तो उससे आउटपुट कैसे मेरा चेंज होगा,
उसको स्टडी हम कैसे करेंगे, रिटर्न्स टू स्केल के थ्रू। अब रिटर्न्स टू स्केल को अगर देखा जाए तो मेजरली रिटर्न्स टू स्केल में 3 स्टेजेस स्टूडेंट देखने को मिलती हैं। ठीक है, कैसे भाई, मान लो मेरा लेबर है और कैपिटल है, मैंने अपने लेबर और कैपिटल को दोनों को कलेक्टिवली मान लो 10% से इंक्रीज किया। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना, कि मैंने क्या किया, मैंने अपना लेबर और कैपिटल जो है उसको स्टूडेंट्स क्या किया, लेट्स जस्ट से 10% से इंक्रीज किया। तो लेकिन इस 10% इंक्रीज इन इनपुट से, इस 10% इंक्रीज इन इनपुट से मेरा जो रिजल्टिंग आउटपुट का चेंज आया, लेट्स जस्ट से वो आया 12%, लेट्स जस्ट से वो आया 14%, लेट्स जस्ट से वो आया 15%, एनीथिंग विच इज़ मोर देन 10%। तो मेरे 10% इंक्रीज इन इनपुट से मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है 12%, 14%, 15% से। तो इससे स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जहां पे कम कम इंक्रीज इन इनपुट ज़्यादा आपको क्या करके देता है, आउटपुट बढ़ा के देता है। एग्जाम्पल के लिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे मान लो हम लेके चलते हैं अपने आउटपुट को, मीन्स रिटर्न्स को, और यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मान लो ये मेरे पास यूनिट्स था लेबर और कैपिटल का, और मेरे पास आउटपुट था ये ओपी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपना लेबर और कैपिटल को कुछ इंक्रीज किया। ठीक है, ये ना, ठीक है, हमने Q से बढ़ा के कितना कर दिया, Q1। गैप आप देख रहे हो ना, गैप ध्यान से देखना। लेकिन मेरा कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन आउटपुट जो आया वो OP से बढ़कर OP1 आ गया। ये मेरा पॉइंट हो गया, मान लेता हूं A, ये मेरा पॉइंट हो गया B। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फर्दर अपना लेबर और कैपिटल का यूनिट इंक्रीज किया। ठीक है, तो OQ था, OQ 0 हुआ, फिर OQ, या फिर ऐसे कर लो OQ1 कर लो और इसे OQ2 कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके इंक्रीमेंट से फर्दर मेरे पास क्या हुआ है, फर्दर मेरे पास इंक्रीज इन आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं। जो मेरा आउटपुट है वो आ गया मान लो OP2, ये पॉइंट C है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये देखो पहले तो, है ना, आपका जो कर्व है वो लगातार आगे बढ़ते 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 बैकवर्ड बेंड होता जा रहा है टुवर्ड्स कहाँ, वाई एक्सिस। मतलब अगर इस चीज को समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो वाई के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है, जहां पे आपका इंक्रीज इन इनपुट कम रहेगा जबकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन आउटपुट हर बार क्या आता है, ज़्यादा। तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, विच इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। प्रीवियस पे हमने ये पढ़ लिया कि अगर इनपुट का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इनपुट के इंक्रीमेंट से ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में आया, आउटपुट में। अब हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज की, विच इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो अगेन एज सजेस्टेड बाय इट्स नेम, यहां क्या देखा जाता है कि जितने परसेंट से इंक्रीमेंट इनपुट में हुआ, सेम परसेंटेज का इंक्रीमेंट किस में आया, आपके आउटपुट के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब अगर लेबर और कैपिटल जो दो हमारे पास फैक्टर है, हमने लेट्स जस्ट से इनको इंक्रीज किया 10% से, सो इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल बाय 10% इज गिविंग इंक्रीज इन आउटपुट बाय सेम 10%। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू समझे, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका वाई,
यहाँ पे आपके हम बात कर रहे हैं किसके, रिटर्न्स मींस आउटपुट की। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लेबर एंड कैपिटल। लेट्स जस्ट सपोज कि हमने 2 आउटपुट मिल रहा था और हमने 2 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल को एम्प्लॉय किया था। 2 से हमने उसको इंक्रीज किया 4 पे, है ना, और आपका कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन आउटपुट जो आया वो भी कितना आया, 2 से 4। एंड अगर हमने उसको इंक्रीज किया 4 से 6 पे, कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन आउटपुट भी जो आया वो कितना आया, 6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो डिस्टेंस है ए बी का, मींस ये डिस्टेंस ए बी का ये बराबर है किसके, डिस्टेंस बी सी के, विच सिंपली मींस कि ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। जबकि इन अर्लियर केस अगर मैं आपसे बात करूं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये वाला जो गैप था हर बार ये वाला गैप क्या होता था, कम। क्यों, क्योंकि आपका इनपुट का इंक्रीमेंट जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, कंपैरेटिवली कम, जबकि आउटपुट का इंक्रीमेंट क्या आ रहा था, ज्यादा। तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो मूविंग अहेड विद द लास्ट स्टेज, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये नहीं है कि मेरा आउटपुट फॉल कर रहा है ना। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब आउटपुट का फॉल होना नहीं है, इसका सिंपली मतलब है कि आप इनपुट तो इंक्रीज कर रहे हो बट आपका जो आउटपुट है वो कंपैरेटिवली इनपुट से कम इंक्रीज हुआ। मतलब आपने लेबर और कैपिटल को इंक्रीज किया 10% पे, बट जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन आउटपुट आया स्टूडेंट्स वो कितना आया, एनी अमाउंट विच इज लेसर देन 10%, लेस देन से 8% पे इंक्रीज हुआ, या मान लो 7% पे इंक्रीज हुआ, 9% पे इंक्रीज हुआ, 5% पे इंक्रीज हुआ, कुछ भी 10% से कम, तो आउटपुट बढ़ तो रहा है बट कंपैरेटिवली एक लेसर रेट पे देन इंक्रीज इन दी इनपुट, उसे हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगेन वही एक्स एक्सेस ऑरिजिन, वाई एक्सेस, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं प्रोडक्शन वहां पर 2 है, ठीक है, और ये यहाँ पे आउटपुट भी क्या है, हमारे पास 2 है। हमने इनपुट को इंक्रीज किया मान लो 2 से 6, 4 का इंक्रीमेंट आया, 2 से कितना आया, 6 यूनिट तक हमने इंक्रीज किया, बट जो हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ वो लेस देन से सिर्फ डबल, मींस 2 से 4 हुआ। तो यहां पे अगर हम इनपुट का इंक्रीज देखें तो वो बहुत ज्यादा है, जबकि आउटपुट का जो इंक्रीमेंट है वो कंपैरेटिवली इनपुट से क्या है, कम। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। फर्दर अगर इसको ऐसे समझे कि भाई हमने फिर से इनपुट को इंक्रीज किया 6 से, मान लेते हैं कि हमने किया इसको 12, ठीक है, हमारा जो इनपुट इंक्रीज हुआ वो हुआ मान लो 4 टू लेस देन से 7, है ना। तो अब ए बी सी लगातार गैप जो है ए बी सी इस तरीके से क्या होता था, कम। अब इन पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो आपको थोड़ा सा देखो क्या बोल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जा रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या था, बेंड हो रहा था टुवर्ड्स वाई एक्सिस क्योंकि वो इंक्रीज होता जा रहा था, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता जा रहा है, किसके टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यही स्टूडेंट पूरा कॉन्सेप्ट है आपका रिटर्न्स टू स्केल का, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर कलेक्टिवली मैं इन तीनों को एक ग्राफ पे जस्ट ओवरव्यू के लिए समझाऊं, क्योंकि कई जगह पे आप ना बुक्स में देखोगे इस तरह का ग्राफ बना होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको बना रखा होता है इस तरीके से कि ये भाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ये आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, और ये आपका स्टूडेंट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इस तरीके का ग्राफ कई बारी हो सकता है, जब आप फॉरेन ऑथर्स वगैरह को स्टडी करेंगे तो बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि रिटर्न्स टू स्केल का एक ओवरव्यू। सो एक सेकेंड बस, तो ये हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के लिए प्लॉटिंग करी हुई है, राइट। ये आपके पास हो गया स्टूडेंट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास आएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो एक बहुत छोटी सी चीज को समझो कि ये जो रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई कैसे हो रहा है।
मेन दो चीजें होती हैं, एक होता है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली आपको दिमाग में रखनी है, मे बी 1 मार्कर के हिसाब से कुछ क्वेश्चन आ जाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है वो सारे पॉजिटिव थिंग्स जो एक इकोनॉमी को लॉन्ग रन में बेनिफिट देती है, जिससे कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाती है, एंड दैट इज व्हाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखा जाता है। जैसे जब इकोनॉमी लॉन्ग रन में काम करती है तो वो बल्क में परचेज करेगी, जब वो बल्क परचेजेस करेंगे तो उनको क्या होगा बेनिफिट, कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, जिससे कि उनका इनपुट कम लगा, आउटपुट ज़्यादा आया। या फिर जब इकोनॉमी लार्ज स्केल पे काम करती है तो ना बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है। बाय प्रोडक्ट को यूज़ करने का मतलब है कि भाई मैंने कोई प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन करने के बाद जो बच गया रेजिड्यू जो है, उस रेजिड्यू को भी मैंने कहीं और इस्तेमाल कर लिया, तो उससे भी मुझे बेनिफिट हो जाता है। तो जब एक इकोनॉमी लॉन्ग रन में कोई फर्म काम करती है तो उन्हें किसका फायदा होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो